ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एफएसएसआई गाइड सागर शिर्के, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पीडीएफ, ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के लाइसेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको HTTPS वाली जो वेबसाइट है foscos.fssi.gov.in, आपको इसी वेबसाइट के ऊपर जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। जिस डैशबोर्ड के अंदर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, जिस मेन्यू के ऊपर लिखा होगा अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, जो ऑप्शन रहेगा, ठीक है। हर साल जो इस वेबसाइट की जो फ्रंट एंड है वो हमेशा चेंज होते रहता है, तो फिलहाल तो ऐसे, लेकिन ऑप्शन जो है उसका जो नोटेशंस होता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो अप्लाई लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशंस, फीस लिखी होती है 100 to 75 यू नो व्हाट 7500 पर ईयर, सो ऐसे कुछ लिखा रहेगा अप्लाई लाइसेंस। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा कि सिलेक्ट, जो ये आएगा सिलेक्ट। इसके पहले आपके पास जैसे ही ये एक टैब खुलेगा जिसके अंदर लिखा होगा कि सिलेक्ट द स्टेट वेयर प्रीमाइसेस इज लोकेटेड फॉर विच लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विल बी ऑब्टेन्ड। आपका मेन ऑफिस किधर भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो फैक्ट्री का जो लोकेशन है, प्रीमाइसेस है, जिसके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले रहे हो, तो उसका जो स्टेट कौन सा है वो आपको पहले सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी स्टेट्स आएंगे उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जैसे ही आप वो स्टेट सिलेक्ट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक याद रखना, बात ये है कि रेड लाइन में जो भी लिखा हुआ आएगा वो आपको कम्प्लीटली पढ़ना है, समझना है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज जो अलग अलग है उनके लिए अलग लॉज आते हैं। जैसे कि आपको पता है कश्मीर के लिए कुछ अलग लॉस थे, तो ऐसे ही कुछ होता है एफएसएसआई के अंदर। नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ अलग लॉज है, और मतलब लाइसेंसिंग के और यूनियन टेरिटरीज के लिए कुछ अलग लॉज है, स्टेट्स के लिए इंडिपेंडेंट कुछ अलग लॉज है। तो क्या होता है, कुछ छोटे से ट्रिकी मतलब चेंजेस है, तो वो आपको समझने चाहिए आप जिस भी स्टेट के अंदर सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। रीड द ग्रुप हेड्स ऑफ द काइंड ऑफ बिजनेस एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ बिजनेस। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसके अंदर क्या होता है, अंडर मैन्युफैक्चरर ग्रुप हेड देयर आर द 12 डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस एज बिलो। मतलब 12 तरीके के काइंड ऑफ बिजनेसेस है जो आपके सामने कुछ ऐसा, उसके बाद आपके सामने मैन्युफैक्चरर के लिए 12 तरीके के जो बिजनेस है वो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि डेयरी यूनिट्स है, वेजिटेबल ऑयल्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, स्लॉटरिंग यूनिट्स है, मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स है, फूड और हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल है, जो ऑलरेडी हमने इस चैनल के ऊपर कवर किया है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट फैक्टर है, सेक्शन है ये जो पूरा का पूरा ये जो लाइसेंसिंग का सेक्शन है, इसके अंदर फूड और हेल्थ सप्लीमेंट के लिए, न्यूट्रास्यूटिकल के लिए जो अप्लाई करते हैं, मैं भी इसी के अंदर काम करता हूँ, ताकि मुझे मालूम है इसलिए कि ये काफ़ी टफ सेक्शन है। बाकी सब इजी मतलब लगभग इजी सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद जनरल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोप्राइटरी फूड, नॉन स्पेसिफाइड फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स, substances added to food, radiation processing food, 100% export obtained units, oriented units, export manufacturer। तो ये जो आपके 12 तरीके के आपके पास ऑप्शंस है, उसमें से आपका जो भी यूनिट है आपको उसको सिलेक्ट करना है, मतलब आपको प्लस करना है, अंडरस्टैंड। और जैसे आप उसको प्लस करोगे तो वो ऐड होगा। ऐड होने के बाद आपको करना है प्रोसीड पे क्लिक, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे वैसे आपके सामने एक पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड खुलेगा, जो कि होगा कि जो कि होगा फॉर्म बी। फॉर्म बी के अंदर क्या होता है, फिल इन ऑल मैंडेटरी फील्ड्स एज शोन इन द फॉर्म बी, प्लीज फिल द कम्युनिकेशन डिटेल्स विथ caution as all the communications made by the authority will be done to the mentioned contact details with mobile number or email ID etc. Fill GST, PAN, CIN in the relevant fields as applicable to your firm company। आपको GST PAN भी अगर आपको डालना है तो अच्छे से डालना। अगर आपकी प्रोप्राइटरी नहीं है तो आपके पास CIN नंबर होगा। CIN मतलब तो आप जानते ही हो,
कॉरपोरेशन का वो जो नंबर होता है CIN नंबर, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर वो होता है, तो वो नंबर भी आप डाल सकते हो। अगर GST नंबर डालते हो तो आपको जब आप नया लाइसेंस फिल करते हो, उसकी फ़ीस भरते हो, तो उसके ऊपर आप GST क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ है। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हर जगह आती है। जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप जब भी अप्लाई करोगे, आपको प्रीमाइसेस डिटेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से भरनी है। आपका जो कंपनी नेम है वो क्लियर कंपनी नेम लिखना है आपको, कि जो आपके काफ़ी काम आएगा और जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रीमाइसेस डिटेल्स के अंदर। तो ये जो आपको नाम है काफ़ी प्रिसाइसली भरना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना एज ए मैन्युफैक्चरर। परफेक्ट नेम आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का लिखना है। एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, GST नंबर, ये एग्जैक्ट आपको अच्छे से भरना है, ठीक है। एड्रेस भी, जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर आपका जो एड्रेस आने वाला है वो एड्रेस है यहाँ पर आने वाला है, याद रखना। इसीलिए ये एड्रेस लिखते वक्त काफ़ी सोच समझ कर लिखना और काफ़ी प्रिसाइजली ये जो एड्रेस है वो लिखना, क्योंकि यही एड्रेस आपके लेबल पे आने वाला है, और लेबल पे आने वाला है, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपको इसका बहुत सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट, अभी हम गोवा ऐसा है तो उसके लिए हम एक सैम्पल बना रहे हैं, ठीक है। पिन कोड वगैरह एक सैम्पल डाल रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा गोवा बीचोलिम वगैरह। तो पैन नंबर डालना, CIN नंबर डालना अगर है, और सेव एंड नेक्स्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा, प्रीमाइसेस डिटेल्स हो गए। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन होगा। प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए देखिए काइंड ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरर, अभी वेजिटेबल एंड ऑयल्स प्रोसेसिंग, स्टेट लाइसेंस, MT वगैरह वो भी है। तो आप जिसके लिए आप जिस सेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप उसकी टोटल जो डिटेल्स है काइंड ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करके आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका फैट्स एंड ऑयल्स है, इमल्शंस है, अगर फैट्स एंड ऑयल्स है तो उसके अंदर भी आपको सब कैटेगरी बता दी जाएंगी, कि सब कैटेगरी फैट्स एंड ऑयल्स में आपको क्या आता है। इसेंशियल्स ऑयल्स आता है, फ्री फ्रॉम वाटर, तो वो आएगा। एग्जैक्टली प्रोडक्ट का नाम क्या है, बटर ऑयल है, ठीक है। वैसे ही ऑयल का टाइप क्या है, ठीक है, एक्सपेलर ऑयल्स, ठीक है। तो ऐसे आप एक अभी यहाँ पर ऑयल का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भरा है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी आपको डिफाइन करनी है, कि मैन्युफैक्चरर वेजिटेबल ऑयल्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ऐसा कुछ लिखा है। वैसे ही यहाँ पर आप ऐड करने के बाद आप अगर आपका और ऑयल का सेक्शन है, डेयरी का सेक्शन, तो आप इसी के अंदर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्ट करके आप फूड कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप फूड की सब कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, फिर एग्जैक्टली प्रोडक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करोगे। ऑयल का टाइप, या फिर ऑयल का टाइप बोल रहा हूँ, जो आपका प्रोडक्ट का टाइप है वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, ऐड करोगे। तो फिर आपके पास ऐसे ही पहला जो सेक्शन में आ रहा है, ऐसे ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और एक्शन के सामने डिलीट आएगा, ठीक है। कि अगर आपको डिलीट करना हो, आपने जो भरी हुई इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अदर डिटेल्स वगैरह अगर होगी तो डाल सकते हो, और सेव एंड नेक्स्ट करके आपका जो भी प्रोडक्ट है, फूड कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट और उसका टाइप डाल के आपको सबमिट करना है, और आपको उसका लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। तो वो क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट का सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर जैसे आप ओके 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 करोगे, तो देखिए ट्रेड एंड रिटेल, जो स्टोरेज, एक्सेप्ट कंट्रोल, एटमॉस्फेयर एंड कोल्ड, लाइसेंस कैटेगरी, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ठीक है। तो ये भी थोड़ा अपडेटेड है, थोड़ा आपको ज़्यादा जानकारी मिले इसके लिए ये स्क्रीनशॉट डाला गया है, ठीक है। तो काइंड ऑफ बिजनेस अगर ट्रेड और रिटेल है तो उसके लिए, अगर आप खाली स्टोरेज का देख रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस कैसा आएगा, ठीक है। लाइसेंस कैटेगरी, एयरपोर्ट और सी पोर्ट के लिए भी जो होता है ट्रेड रिटेल स्टोरेज फैसिलिटी, तो उसके लिए भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है, स्टोरेज एक्सेप्ट कंट्रोल, एटमॉस्फेयर एंड कोल्ड, जो भी है वो आप डालते हो, एंड सेव एंड नेक्स्ट करते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन। उसके बाद आगे आएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो आगे जाके देखते हैं कम्युनिकेशन डिटेल्स में क्या है। कम्युनिकेशन डिटेल्स जो है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम्युनिकेशन डिटेल्स के अंदर आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एड्रेस आएगा आपका, सबसे मतलब आपको तो मालूम ही होगा कि कम्युनिकेशन डिटेल्स के अंदर क्या क्या आता है। कम्युनिकेशन डिटेल्स के अंदर आपका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, तथा आपको, मैं वो सेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो सेक्शन आपको बताने का कोई मतलब है ही नहीं। वो तो आपका पर्सनल डिटेल्स होते हैं, जो ताकि FSSAI की जो
अथॉरिटी है वो आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपको कैसे वो कम्युनिकेट करे आप चाहते हो, तो उसके लिए वो पूरा ये होता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ का याद रखना, आपके पास आपका खुद का मोबाइल नंबर वहाँ पर आपको डालना है। किसी एजेंट के थ्रू अगर आप कर रहे हो, एजेंट का मत डालना, खुद का नंबर डालना और खुद का ईमेल आईडी। ये 2 चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जो लाइसेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर 100% डिपेंड है इन दोनों के ऊपर। ये पहला तो ईमेल आईडी और दूसरा आपका फ़ोन नंबर। और याद रखना तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉगिन करने के बाद आपका ये पासवर्ड भी आपको मालूम होना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। एजेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मत टिके रहो। ये चीज़ें मैं सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को इसकी हेल्प हो सके। तो ये चीज़ याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सिंप्लीफाइड तरीके से करना है। खुद का नंबर, खुद का ईमेल आईडी उसके ऊपर डालना है, खुद का एड्रेस डालना है और खुद उसकी डिटेल्स लेनी है, ये याद रखना, ताकि आपकी जो एजेंट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो आप कम करो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डिपेंडेंसी बढ़ रही है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें मार रही है उनको भी। इसलिए आपको वो दिक्कत ना मारे तो याद रखना, अपने पास ही लॉगिन डिटेल्स रखना। उसकी वजह से आप कम्युनिकेशन डिटेल्स क्लियर करोगे। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये जो फैक्टर है, इसके अंदर जब आप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तब यहाँ पर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आती है जो आपको यहाँ पर सॉल्व करनी होती है, याद रखना। तो एग्जैक्टली जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि देखिए अपलोड प्रोडक्शन यूनिट फोटोग्राफ्स। प्रोडक्शन यूनिट के जो फोटोग्राफ्स है वो अपडेटेड होने चाहिए। जो न्यू आपका जो यूनिट है जिसके लिए आप ले रहे हो, उसका प्रोडक्शन यूनिट के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। जब आपका प्लांट बन जाएगा तब आप इसके लिए अप्लाई करना, ठीक है। या फिर आपका प्लांट बनने के लिए आ रहा हो तब आप इस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ फैसिलिटी बनी नहीं उसके पहले लाइसेंस लेकर रखते हैं, फ़ोटो गलत डालते हैं। और एग्जैक्टली उससे क्या होता है ना कि अगर किसी ऑफिसर का अगर विजिट होता है तो यू विल फेस अ वेरी डिटेल प्रॉब्लम्स विद दैट लाइसेंसिंग, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ज़रूरी चीज़ है कि आपका ओरिजिनल जो फोटोग्राफ्स रहेंगे वो आप अपलोड कीजिए, एंड दैट्स माय यू नो व्हाट एडवाइस टू यू। Second one is blueprint of layout plant of the processing units, showing the dimensions in meters, square meters and operations wise area allocation mandatory for manufacturing and processing units only। ये जो ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट जो होती है आपके प्लांट की, वो आपको आपका क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए आपके प्रोसेस का। तो इसके हिसाब से आपका इनफ्लो, आपका जो टोटल प्लांट है उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जैसे कि रिसीविंग मटेरियल हो गया, जैसे रिसीव हो गया तो क्लीनिंग हो गया, क्लीनिंग के बाद उसका जो भी ये कटिंग हो गया, कटिंग के बाद उसका कुकिंग हो गया, कुकिंग के बाद उसका ट्रांसपोर्ट टू द यूर इक्विपमेंट्स, देन पैकिंग। तो ये सब प्रोसेस है। तो आप देखिए जैसे रिसीव हुआ तो रिसीव के यहाँ पर आप पैकिंग नहीं ना यूनिट लगाओगे, ताकि जो आपका टोटल यूनिट है वो कंप्लीटली इन द फ्लो होना चाहिए, ठीक है। एज अ जीएमपी फ्लो के अंदर होना चाहिए। जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, जो इन फ्लो आपका टोटल जो फ्लो है वो होना चाहिए, ताकि किसी को भी पता चले कि आपका जो प्लांट है तो वो इन फ्लो है, जहाँ पर कहीं पर भी क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्रॉस कंटेमिनेशन किसी भी चीज़ का ना हो, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोप्राइटर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड सोसाइटी ट्रस्ट। अगर डायरेक्टर्स है तो उनका वो लेना, क्या बोलते हैं, उनके डिटेल्स डालने पड़ते हैं। प्रोप्राइटर रहेगा तो एक ही आएगा, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वगैरह रहेंगे तो उनके भी टोटल इन ग्रुप आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स देनी पड़ते हैं, अपलोड करना होता है, ठीक है। यह चूज़ फाइल करनी है, अपलोड, और जहाँ पर कोई फाइल रहेगी वहाँ से चूज़ करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद आएगा नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरीज अलॉन्ग विद द नंबर, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड हॉर्स पावर्स यूज्ड। यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स है वो आपको टोटल डिटेल्स उसके बारे में देनी होती है। हॉर्स पावर, ये जो एक फैक्टर है वो आपको कंप्लीटली मेंशन करना होता है, ताकि हॉर्स पावर के बारे में एफएसएसआई को पता चले कि कितना लोड आपकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ले रही है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी जो हॉर्स पावर होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके कंपनी के ऊपर कितना लोड है इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी कितनी हार्मफुल सिचुएशन से आपका फैक्ट्री गुजर रहा है, वो पता चलता है।
ठीक है। तो हॉर्स पावर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और इसके बारे में ज़रूर से याद रखना कि हॉर्स पावर जो फैक्टर है वो आपको ज़रूर से मेंशन करके ही चलना है, क्योंकि हॉर्स पावर के वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आग लगने का खतरा होता है और उसी खतरे की वजह से काफ़ी सारी कंपनियां गुजरती है, फिर जानता है इसके बारे में, इसलिए हॉर्स पावर मशीनरी के अंदर इंक्लूड करना है। और ठीक है, तो उसके बाद आता है एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ केमिकल बैक्टीरियोलॉजिकल ऑफ वाटर टेस्ट टू बी यूज्ड इंग्रेडिएंट। जो भी आपको केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल का वाटर एनालिसिस रिपोर्ट वो भी एनएबीएल लैब से ही करवाना है। याद रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट। महंगा जाता है 10,000 के, अभी तो देखिए हमारे लिए तो थोड़ा महंगा जा रहा है, 10-15 हज़ार के, मतलब हमारे लिए, मतलब अभी के सिचुएशन के हिसाब से 10,000 15,000 के हिसाब से वो जाता है। लेकिन वो क्या एनेबल लैब होती है, उनका ही बंदा आता है टेस्टिंग के लिए, वही वाटर लेके जाता है। वो प्रॉपर उनका प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल फिलअप करके आपको वो टोटली दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है कि एनालिसिस रिपोर्ट है वो आपको एनेबल लैब से करवाना है और फिर यहाँ पर वो चूज़ फाइल आप जो भी रहेगा वो रिपोर्ट अपलोड कर देना है। तो ये रहेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको 5 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी शायद बढ़ चुके हैं और टाइम टू टाइम बढ़ते ही रहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर फुलफिल कर देने हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, याद रखना। उसके बाद आपका जैसा भी जो एप्लीकेशन है वो 98% कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ 2% बचा है आपका। पे द फी विथ अवेलेबल मोड्स एंड अप्लाई। तो देखिए हमने प्रीमाइसेस डिटेल्स कवर किया, जिसके अंदर पूरे प्रीमाइसेस का डिटेल दिया, प्रोडक्शन सिलेक्शन किया, हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, कैपेसिटी क्या है। उसके बाद हमने खुद का कम्युनिकेशन डिटेल्स दिया कि एफएसएसआई हमसे कैसे कनेक्ट करे, इसके लिए हमने उनको हमारा कम्युनिकेशन डिटेल्स उनको दे दिया। उसके अंदर हमारा था जैसे कि ईमेल आईडी और वो फ़ोन नंबर वगैरह, वो सब डिटेल्स थे। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन डिटेल्स भी हमने यहाँ पर भर दी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हमने अभी किए यहाँ पर 5 है, अभी वो शायद बढ़ के 5 के ऊपर हो चुके हैं। तो वो सब हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो फुलफिल करेंगे। उसके बाद लास्ट और मेन ऑप्शन है वो है पेमेंट। जब तक आपका पेमेंट होगा नहीं तब तक अथॉरिटी आपके एप्लीकेशन को सीरियसली लेते नहीं। ठीक है, तो जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको देखिए आपके लाइसेंस के बारे में पूरा नॉलेज यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि आपका मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस है, लाइसेंस कैटेगरी स्टेट लाइसेंस है या फिर सेंट्रल लाइसेंस है, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपका अप टू 2 मेट्रिक टन पर डे एंड टर्नओवर अबव 12 लाख है। इसके लिए जैसे आपका क्रोर्स में जाएगा लाइसेंस कैटेगरी बदल के स्टेट में आ जाएगी, तो वो एक कॉमन सेंस है। ठीक है, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अप टू 2 मेट्रिक टन पर डे है, इसीलिए इसको और 12 लाख टर्नओवर है, इसीलिए स्टेट लाइसेंस में आ गया। इसका अमाउंट है 6,000। या तो देखो डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते, कैश से कर सकते हैं, लेकिन अभी वो डिमांड ड्राफ्ट का सिस्टम हटा दिया गया है, कम्प्लीटली ऑनलाइन सिस्टम आ चुकी है, तो याद रखना। और कैश भी हट चुका है। तो रेजर्व पे जो सिस्टम है, यहाँ से आप डेबिट कार्ड से आप अपना ये है पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और पे बे नाम का भी एक ऑप्शन आता है, और या फिर यूपीआई पेमेंट का भी एक ऑप्शन आता है। तो वहाँ से अभी यूपीआई पेमेंट होता है, तो यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना, रेजर पे से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे भी करना चाहते हो उससे पेमेंट कर सकते हो, और यूपीआई से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक ज़रूरी बात याद रखना, आप अपने एप्लीकेशन को एक बार प्रीव्यू एप्लीकेशन कीजिए, फिर जो नेक्स्ट टैब में आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन खुलेगा उसको यहाँ ऐसे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन, क्योंकि आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन एक ऐसा एक फैक्टर है कि जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी है, उसके अंदर क्या अगर गलती हुई है नहीं हुई है तो वो भी आप जान सकते हो। ठीक है, ऐसा बात है। और अगर हुई है तो फिर आप जब आपकी क्वेरी आती है तब आप उसको सुधार सकते हो, तो ये एक ऑप्शन आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है। तो इसीलिए आप प्रीव्यू एप्लीकेशन करके रखिए ताकि आपका एप्लीकेशन आपके ही अंदर आपको टैग होता रहे। उसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन करके आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट के लिए देखिए जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, आप पूरा आपका डिटेल्स वगैरह डालते हो, तब आपके सामने एक रिसिप्ट खुलेगी, एप्लीकेशन रिसिप्ट, जिसके अंदर आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। आप देख सकते हो ये रिसिप्ट है। अभी एक गोवा का हमने एक सैंपल लिया था,
तो इसके लिए गोवा का है। लेकिन देखिए रेफरेंस नंबर मिल जाएगा आपको, जो भी रेफरेंस नंबर रहेगा वो रेफरेंस नंबर आपको लेना है और उस रेफरेंस नंबर को आपको अच्छे से कहीं पर पेस्ट करके रखना या फिर लिख कर रखना, क्योंकि ये रेफरेंस नंबर काफ़ी ज़रूरी होता है कि आपका एप्लीकेशन का स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, वो चेक करने के लिए आपको ये रेफरेंस नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होता है, याद रखना। ठीक है, द नेम ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजर, वो भी आपका रहेगा, वो पूरा का पूरा लिख कर आएगा रिसिप्ट के अंदर। ठीक है, आपको आपने फ़ीस पेमेंट कितने ईयर के लिए किए हैं, कितनी की है, वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है रेफरेंस नंबर। मैं और एक बार बता रहा हूँ, रेफरेंस नंबर ज़रूरी है। या फिर आपको चाहते हो प्रिंट करना, प्रिंट कर सकते हो। और लास्ट, आप जैसे FSSAI की फॉस्कोस के वेबसाइट पर आओगे, अगर आपको आपका वेब एप्लीकेशन ट्रैक करना है तो सिंपल ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको आना है, क्लिक करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, एंटर कैप्चा करना है, जो भी कैप्चा आएगा आपको सबमिट करना है और फिर आप अपनी जो लाइसेंस की स्थिति है वो आप जान सकते हो इन वेरी सिंपल वे। ठीक है, तो मैंने हिंदी में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे इसके बारे में नॉलेज मिल सके इसका मैंने कोशिश किया है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम यू नो व्हाट आई एम शोइंग टू यू। सो ये एक सिंपलिस्टिक वे है, सबमिट करके आप आपका एप्लीकेशन, अगर क्वेरी होगी तो क्वेरी आएगी, नहीं हुई तो आपको एप्लीकेशन ग्रांट किया जाएगा और आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। और ये आज हमने सीखा कि हाउ टू अप्लाई लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल लास्ट, एंड आई एम योर होस्ट सागर शिर्के, FSSAI गाइड, साइनिंग ऑफ। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी एंड तक बना रहा हूँ एंड आई एम स्पेंडिंग टू मच टाइम फॉर दिस वीडियोज़। ठीक है, तो याद रखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो भेजना और ये वीडियो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट सागर शिर्के, साइनिंग ऑफ।